नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि दृष्टि के अब तक 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। यह आज 5वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें सारे के सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो आइए अब हम लोग देर ना करते हुए सारे क्वेश्चंस करते हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो आप लोग को पता होगा कि ये 7 है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो वो है इलेक्ट्रोस्कोप। उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की गति होती है। अगर कोई पूछे कि हीरा में कितना होता है, हीरे में, तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हीरा में होता है प्रकाश की चाल। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में पता होगा 2 होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में पूछा जाए तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा में पूछा जाए तो 1.24 हीरा में पूछा जाए तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो वो कौन सा है? तो वो है चांदी। कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो चांदी। नंबर 5, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक पदार्थ 2 बुनियादी भौतिक रूपों में ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण का एक रूप शुद्ध ऊर्जा है जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। विकिरण के इस रूप को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप से जाना जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप से जाना जाता है। इस विकिरण को अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या एक्स किरण के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। मतलब एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित क्या नहीं करते हैं? तो क्या नहीं करते हैं? एक्सरे किरण तो करबे करता है, गामा भी करता है, बीटा भी करता है, अल्फा। तो कोई है बचा हुआ जो नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। सारे करते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि करता है तब भी आंसर हो जाता ई, क्योंकि ये सारे के सारे करते हैं। अगला सवाल, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। अच्छा, देख लीजिए एक बार कि फिर से देख लीजिए कि लेजर विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन, यही लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही
बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? तो वो कारण है ई। क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता है, वायु दाब ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। तो ये तो हो गया कि जमीन से हवाई ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, फिर वायु दाब में कमी हो ही जाएगा। चूंकि पेन के अंदर मौजूदा स्याही पृथ्वी की सतह पर मौजूदा वायु दाब के अनुसार भरी जाती है, इसलिए जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता है, पेन के अंदर का दाब बाहर से अधिक होता है। स्याही दाब को बराबर बराबर करने के लिए बाहर आ आती है। इस प्रकार हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन का स्याही बाहर आने का मुख्य कारण वायु दाब में कमी है। यह कमी पृथ्वी की सतह से हवाई जहाज की ऊंचाई परिणाम स्वरूप होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? अब ये सही नहीं कथन बताने कह रहा है, तो यह एक परमाणु कण है, जो कि गलत है। क्योंकि इसमें सही क्या क्या है? तो इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, माने ये न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल ही होता है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो वो है भोजन का पकना। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भोजन का पकना। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम में क्या है? सही अवरोही क्रम में क्या है? तो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। देखिए आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ओ सियाल, ये ओ है, ओ फिर से देखिए, ओ शियाल, ओ सियाल, फेकाना, 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 इसके बाद नामा, फेकानामा, ऐसे। ओ सियाल फेकानामा। ओ मतलब ऑक्सीजन, सी एस आई मतलब सिलिकॉन, ए एल का मतलब एल्यूमिनियम, एफ ई का मतलब आयरन, सी ए का मतलब कैल्शियम, एन ए का मतलब सोडियम, एम ए का सॉरी एम जी का मतलब मैग्नीशियम, एम जी का मतलब मैग्नीशियम। आप इस तरीके से याद रखेंगे। ओ सियाल फेकानाम एम जी, ओ सियाल फेकाना एम जी, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वो होता है सोडियम नाइट्रेट के कारण। पटाखों में पीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो सोडियम नाइट्रेट के कारण। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक गैस का रासायनिक सूत्र N2O है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। और N2O को पढ़ा क्या जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। यह लाफिंग गैस एक रंगहीन, गैर ज्वलनशील होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, और ये रंगहीन होता है। मीठा स्वाद देने वाली गैस है। यह आसानी से पानी में घुल जाती है और प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? तो वो बनती है प्रोपेन और ब्यूटेन से। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन से। यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तब वो पाए जाते हैं CONH। CONH क्यों? क्योंकि देखिए यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CONH2 का होल स्क्वायर होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसी को कार्बामाइड कहा जाता है। इस एमाइड में दो NH2 समूह शामिल हैं, जो एक कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O कार्यात्मक समूह से जुड़े हुए हैं। इसमें C डबल बॉन्ड O इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये यूरिया का फॉर्मूला याद रखना होगा कि CONH2 का होल ट्वाइस,
CONH2 का होल ट्वाइस, इसीलिए इसमें CONH प्रेजेंट है। चलिए, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिका अंग के लिए किया जाता है? तो लाइसोसोम के लिए। आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? लाइसोसोम के लिए। मानव शरीर में गुणसूत्रों को कितने युग्म पाए जाते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 23। मानव शरीर के गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? 23। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। 18 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है, इस तकनीक को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है उत्तक संवर्धन। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? तो नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? तो नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है जीन। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? जीन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है, तो गलत कथन हो जाएगा कि बेरी बेरी विटामिन B12 की कमी से होता है, ये कथन सही है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाली एक रोग है। B12 नहीं, B1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है, जिसे थायमीन की कमी के रूप में भी जाना जाता है। B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन। बेरी बेरी दो प्रकार के रोग होता है, एक बेट बेरी बेरी और एक ड्राई बेरी बेरी। माने एक भींगा, बेट मतलब भींगा बेरी बेरी, और एक सूखा हुआ बेरी बेरी। तो बेरी बेरी दो तरीके के बीमारी होते हैं। अब ये देखिए, ये वाला सही है। मैंने क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, मैं फिर बताता हूँ क्या है मांझा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछ रहा है? तो ये वाला गलत कथन है, इसीलिए ऑप्शन में हमारा आंसर टिक होगा यही, क्योंकि बेरी बेरी विटामिन B12 की कमी से नहीं बल्कि B1 की कमी से होगा। और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, ये वाला भी सही है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ये भी सही है। B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग। और विटामिन D के कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है, विटामिन D के कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करता है? तो ये करता है साइक्रोमीटर। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करता है? तो साइक्रोमीटर। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ई कथन सही हो जाएगा। देखिए, घर्षण के संबंध में यह दाब प्रेशर का उदाहरण है। घर्षण दो सतहों के बीच सापेक्षिक स्पर्श गति पर लगने वाला बल है। उदाहरण के लिए जब हम किसी पुस्तक को फर्श से धकेलने का प्रयास करते हैं तो घर्षण इसे कठिन बना देता है। घर्षण हमेशा उस दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में वस्तु गमन करती है या गमन करने की प्रयास करती है। घर्षण हमेशा एक गमन करती हुई वस्तु की गति को कम कर देता है। घर्षण का मान उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिनसे दो सतहें बनी होती है। कोई सतह जितनी अधिक खुरदरी होती है उतना अधिक घर्षण पैदा होता है। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यदि आप हाथों को एक दूसरे से तेजी से रगड़ते हैं तो आप उन्हें गर्म महसूस करते हैं। तो देखिए, यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, ये गलत है। यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है,
ये बात सही है। यह दो सरकती या गति करती सतहों के बीच कार्य करता है, ये सही है। यह दाब प्रेशर का उदाहरण है, ये भी सही है। यानी ये तीनों सही है, इसके लिए आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं पूछ रहा है, माने गलत कथन पूछ रहा है। तो पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में नहीं बल्कि मोल में ना मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा किस चीज़ में? मोल में मापी जाती है। और विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। दाब पास्कल में। तापमान रैंकिन में, तापमान को रैंकिन में भी मापा जाता है। अगर ये पूछ देता कि एसआई यूनिट में किस में मापा जाता है, तब ये भी गलत होता। लेकिन रैंकिन में नहीं, सिर्फ रैंकिन ही नहीं बल्कि केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में भी नापी जाती है। अगर एसआई यूनिट बोलता तो हम लोग को केल्विन आंसर लगाना पड़ता। तो टेम्परेचर को यानी तापमान को किस किस इंच में? तो रैंकिन में, सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट जैसी मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो नहीं कौन करता है? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थों के क्या क्या उदाहरण हैं? सीजियम है, सीजियम के बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद गोल्ड है, गोल्ड के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद टंगस्टन है, टंगस्टन के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद सोडियम है। तो गोल्ड भी है ही। यानी सारे के सारे अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, इसमें सब तो प्रदर्शित करता ही है, इसलिए ऑप्शन ई हो जा रहा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यह अनुचुंबकीय गुण क्या होते हैं? तो अनुचुंबक यानी इसको पैरामैग्नेटिज्म का चुंबक का एक रूप है। पैरामैग्नेटिज्म चुंबक का एक रूप है अनुचुंबक, जहाँ कुछ पदार्थ एक बाह्य रूप से अधिरोपित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा छिन्न रूप से आकर्षित होते हैं और अधिरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जो पदार्थ ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं वे अनुचुंबकीय पदार्थ रखते हैं। वर्षा की बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने की क्या कारण है? तो वो कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें के गोले आकार ग्रहण करने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? तो वो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज। वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के खोज के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए हाइड्रोजन के विभिन्न उपयोग के नियमानुसार हैं, माने बहुत सारे इसके हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग हम नहीं करते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है हाइड्रोजन। तो देख लेते हैं किसके किसके लिए किया जाता है और किसके लिए नहीं किया जाता है। धातुओं के शोधन में किया जाता है, रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में भी, जिससे हम लोग उर्वरक का उत्पादन करते हैं, उसके लिए भी किया जाता है। और उसके बाद देखिए कि कोयले का रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और तेल का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए भी किया जाता है। तो इन सारों में ही हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि कोई इसमें गलत कथन है ही नहीं। किस तापमान पर जल का घनत्व में अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं। तो आर्सेनिक नहीं है। बाकी आपको पता होगा कि ग्रुप 7 के एलिमेंट जितने भी होते हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, ये सारे के सारे
होते हैं इस ग्रुप 7 के एलिमेंट, जो कि नोबल गैस कहलाते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन में है ऑर्गन, हीलियम और क्रिप्टन। ए आर्सेनिक ये नोबल गैस नहीं होता है। आप ऐसे याद रखेंगे कि हेने आवा कहाँ जा तारा। ऐसे मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को याद रह जाए। ग्रुप लास्ट ग्रुप के ये एलिमेंट हैं, हेने आवा कहाँ जाता रहा। ऐसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। आप आरा या बक्सर के साइड में आप ऐसे बोलते हुए लोगों को सुन जाएंगे कि हेने आवा कहाँ जाता रहा, इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से कोरिलेट करके याद रखेंगे। यही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि और लास्ट में रेडॉन जाता रहा होता है ना। हेने आवा कहाँ जाता रहा, रा कहाँ जा मतलब जेनॉन होता है ना, जेनॉन, तो जेनॉन को भी जा से रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नोबेल गैस होते हैं। हेने मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण है, तो वो कौन है? तो वो हो जाएगा आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण है सिल्वर ब्रोमाइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से बना होता है, तो किस चीज़ से बना होता है? तो वो बना होता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से बना होता है जिप्सम से। जिप्सम से बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अम्ल को आम्लराज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस अम्ल को आम्लराज कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को आम्लराज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को आम्लराज कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को। अब देखेंगे 34 क्वेश्चन। 34 कर रहा है कि नियत तापीय स्तनधारियों यानी वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनियमन निम्नलिखित के कारण होता है, तो वो होता है संवहन के कारण। संवहन के कारण, संवहन बोले तो संवहन का अंग्रेजी होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन नियत तापीय स्तनधारियों यानी वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनियमन निम्नलिखित के कारण होता है, यानी संवहन के कारण होता है, कन्वेक्शन। कुनैन कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस 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 रोग के उपचार के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए। आधुनिक आनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवांशिक मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? तो डायलिसिस प्रक्रिया से मानव रक्त शुद्ध होता है। मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? तो डायलिसिस से। इंसुलिन के स्रावों के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो वो है अग्नाशय। इंसुलिन के स्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। इंसुलिन के स्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। बीसीजी टीके द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? तो वो क्षय रोग है, टीबी। बीसीजी टीके द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? तो टीबी, क्षय रोग। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है मस्तिष्क। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किससे परीक्षण किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क। निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है पौधों की वृद्धि के लिए। निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ द्वारा की जाती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए। किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं? तो वो होते हैं पृष्ठ तनाव में कमी। किसी परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं? पृष्ठ तनाव में कमी।
निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? तो वो है विद्युत स्थैतिक परिरक्षण। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में सुरक्षित रखने की परिघटना है? तो विद्युत स्थैतिक परिरक्षण। किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देता है? तो वो है संक्रमण ताप। किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपने प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? तो संक्रमण ताप। एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब बनता है। एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा, आभासी और आवर्धित। एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब बनता है उल्टा, आभासी और आवर्धित। 1 किलोवाट ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है? तो वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट ऊर्जा 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? एक किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? तो पारा। किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? तो पारा। कौन सा अम्ल नेत्रधामन का घटक है? तो वो है बोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल नेत्र धावन का घटक है? तो बोरिक अम्ल। भारत में निम्नलिखित किस विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोनों की नकल करता है और कैंसर के प्रगति को सक्रिय करता है? तो वो हो जाएगा आंसर बिस्फेनॉल ए। भारत में निम्नलिखित से किस किस विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करता है और कैंसर के प्रगति को सक्रिय करता है? बिस्फेनॉल ए। हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? तो पारा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? तो पारा। फिटकिरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? तो वो अस्कंदन। फिटकिरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? अस्कंदन। निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है। कास्ट स्पिरिट को जाना जाता है मेथिल अल्कोहल के रूप में। अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जेल वैद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग किया जाता है डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलगन में। जेल वैद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग किया जाता है डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलगन में। कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। एक समान वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है तो वो होती है 5 से 6 लीटर। एक समान वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। दिए गए हार्मोन में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो आंसर ई हो जाएगा। देखिए, पादप हार्मोन को आमतौर पर 5 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नलिखित है। एक तो हो गया साइटोकाइनोन, एक हो गया एथिलीन और एक हो गया ऑक्सीन और दूसरा हो गया जिबरेलिन और एक ठो और होता है एबिसिक एसिड। मैं लिख देता हूँ एब्सिसिक अम्ल ये भी होता है। तो देखिए ये टोटल 5 होते हैं पादप हार्मोन।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए हार्मोन में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, तो इसमें सारे के सारे पादप हार्मोन होते हैं। और थोड़ी सी बात और बता दूं कि ये हार्मोन या तो विकास प्रवर्तक होते हैं या विकास अवरोधक, माने या तो विकास को बढ़ाते हैं या विकास को रोक देते हैं। जिसमें से अगर बात करूं ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एक ठो और क्या बच गया, ऑक्सीन। ऑक्सीन देखिए ये तीनों है जो दोस्तों, ये तीनों का तीनों विकास में सहायक होते हैं। बाकी एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल ये विकास में सहायक नहीं बल्कि अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन ये विकास को रोकते हैं, बाकी साइटोकाइनिन और जिबरेलिन और ऑक्सीन ये विकास को बढ़ाते हैं। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन के पौधे के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक है, तो वो कौन है, तो फ्लोएम। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक हैं, फ्लोएम। फलों का स्वाद मीठा होता है। फलों का स्वाद मीठा होता है, ऑप्शन ई। देखिए, फलों में दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये वाला कारण देखिए, और ग्लूकोज ये दोनों, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। प्रत्येक का अनुपात अलग अलग होता है, लेकिन अधिकांश फल में लगभग आधा ग्लूकोज और आधा फ्रक्टोज होता है। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। फलों का स्वाद मीठा होता है ग्लूकोज के कारण और फ्रक्टोज के कारण, आंसर ई। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले एनोस्मिया और एग्यूसिया संबंधित है। एनोसिमिया और एग्यूसिया किससे संबंधित हैं, तब वो संबंधित हैं गंध और स्वाद की हानि से। एनोसिमिया, एनोसिमिया इसका इंग्लिश ऐसे होगा, एनोसिमिया, सिमिया, एनोस ये लास्ट में ए है, तो एनोसिमिया ये हो गया। एनोसिमिया क्या, एनोसिमिया से गंध की हानि होती है और एग्यूसिया से स्वाद की हानि होती है, यानी टेस्ट की हानि होती है। नेक्स्ट, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है, तो जिंक। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। यह शरीर को ऊर्जा के लिए उपभोग किए जाने वाले भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से शर्करा का उपयोग करने की अनुमति देता है या भविष्य में उपयोग के लिए ग्लूकोज को स्टोर करता है। इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है, तो जिंक। निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है, तो वो होती है संवेग की। निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है, तो होती है संवेग की। क्वेश्चन नंबर 63, तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आकृति में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ऑर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आकृति में वृद्धि होती है। 64, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में मिश्रित आवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता कि जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मिश्रित आवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों के दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। 65 नंबर, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो होता है 4 गुना कम हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये कथन सही नहीं है। बाकी न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होती है, ये बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ये भी कथन सही है। अब देखिए, एक चीज़ आपको याद करवाता हूँ। पहले आप इस चीज़ को याद करिए, इस टेबल को देखिए और याद करिए। ये कह रहा है कि विभिन्न वैद्युत चुंबक तरंगों के अभिलक्षण
जिसमें रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, अवरक्त तरंग है, प्रकाश तरंग है, पराबैंगनी तरंग है, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं। आपको इसके रेंज पूछे जाते हैं, तो आप बताएंगे कि रेडियो तरंग को 0.1 मीटर से बड़ा होता है, 0.1 मीटर से बड़ा होता है। और सूक्ष्म तरंगे 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होता है, 1 मिलीमीटर के बीच में होता है। और अवरक्त तरंगे 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। प्रकाश तरंगे 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। और पराबैंगनी प्रकाश तरंगे 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होता है। और एक्स किरणें 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच होता है। गामा किरणें 10⁻³ नैनोमीटर से कम होता है। तो ये रेंज आप याद रखेंगे। और रेडियो तरंगे का उत्पादन एरियल में इलेक्ट्रॉन का द्युत त्वरण या मंदर से होता है। रेडियो तरंगे का उत्पादन कहाँ होता है? तो एरियल में इलेक्ट्रॉन के द्युत त्वरण या मंदर से होता है। संसूचन अभिग्राहक के एरियल में सूक्ष्म तरंगे क्या होता है? तो उत्पादन कहाँ होता है? तो क्लेस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन बल्ब में, और इसका बिंदु संपर्क डायोड से होता है। अवरक्त तरंगे परमाणु एवं अणुओं के कंपन से उत्पन्न होता है। अवरक्त तरंगे परमाणु एवं अणुओं के कंपन से। और इसका संसूचन क्या होता है? तो थर्मोपाइल, बोलोमीटर, अवरक्त फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म कह सकते हैं। और प्रकाश तरंगे परमाणु का उत्पन्न होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करते हैं तो प्रकाश तरंगे बन जाते हैं। मानवीय नेत्र, फोटोसेल, फोटोग्राफिक फिल्म, ये सारे में संसूचन होते हैं। प्रकाश परावैंगनी तरंगे का उत्पादन परमाणु के आंतरिक शैलों में इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण, और इसका फोटोसेल फोटोग्राफिक फिल्म में। एक्स किरणें का उत्पादन एक्स किरणें नलिका अथवा आंतरिक शैलों के इलेक्ट्रॉन में, और इसका संशोषण फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब और आयनीकरण प्रकोष्ठ में। और गामा किरणें का उत्पादन नाभिक के रेडियो एक्टिव क्षय से फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब, आयनीकरण प्रकोष्ठ से इसका संशोषण होता है। तो आप ये सब याद रखेंगे थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तड़ित दृष्टि। तड़ित दृष्टि में आप देखे होंगे कि प्रकाश पहले आ जाता है, फिर उसके बाद मतलब साउंड आता है, माने ध्वनि आता है। तो निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? तड़ित दृष्टि। निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है? तो वो होती है गामा तरंगे। निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है? तो गामा तरंगे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो वो जोड़ी जानी चाहिए 273.15, मतलब केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, इतना जोड़ी जानी चाहिए। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि केल्विन में अगर किसी चीज़ को बदलना हो डिग्री सेंटीग्रेड से, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ देंगे। 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो वो है संलयन की गुप्त ऊष्मा। 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है संलयन की गुप्त ऊष्मा। कोलाइड विलयन में प्रकाश परिकिरण की घटना को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। कोलाइडी विलयन में प्रकाश परिकिरण की घटना को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है? तो वो प्रयोग किया जाता है क्रोमैटोग्राफी। रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है? तो क्रोमैटोग्राफी। अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उनको? तो वो कहा जाता है समभारिक।
अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है समभारिक। 74 निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तब वो इसमें से आंसर ई हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण देखिए, लोहे में जंग लगना, वाहनों में ईंधन का जलना, फिर श्वसन, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा भोजन का पकना, शरीर में भोजन का पकना और शरीर में भोजन का पचना, ये सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं। लेकिन जल का वाष्पीकरण ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसने सिर्फ स्टेट चेंज किया है। वाटर में लिक्विड में था और उसका वाष्पीकरण होके गैस में हुआ है, यानी वेपर में हुआ है, बस इतना ही हुआ है। लेकिन वो वेपर फिर से मतलब कि ठंडा होने के बाद सॉलिड में हो जाएगा और फिर वो पिघलने के बाद लिक्विड में हो जाएगा। तो उसने सिर्फ स्टेट चेंज किया है। चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन में गैस क्यों भरी जाती है, तो वो भरी जाती है ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए। चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण नहीं है, तो एकटीन कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण नहीं हैं। बाकी जितने सारे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, ये सारे के सारे इस ऑप्शंस में दिए जो गए हैं वो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। बाकी एकटीन कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण नहीं हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, चिटीन, स्टार्च, जिलेटोज, माल्टोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। बाकी एक्टिन ग्लोबुलर मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है जो माइक्रोफिलामेंट का निर्माण करती है। एक्टिन ग्लोबुलर मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है। 77 का मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7.4। मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, 7.4। 78 नंबर 78 कह रहा है कि गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है तो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्राइमिल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है, तो वो होता है आंसू। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्राइमिल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है, आंसू। कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में। कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में। उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर के उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तो रेनिन। उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, रेनिन। तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज़ उसके दूर जाने के साथ घटती जाती है। इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो ये समझा जा सकता है डॉपलर प्रभाव। तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज़ उसके दूर जाने के साथ घटती जाती है। इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो डॉपलर प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति से संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन ई। देखिए, एक गति जो समय के नियमित अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। इसी प्रकार बी और सी देखा जाए, एक स्वतंत्रतापूर्वक लटकते छड़ चुंबक को इसके नॉर्थ साउथ दिशा में ले जाने और छड़ छोड़ देना, ये भी आवर्ती गति का उदाहरण है। एक हाइड्रोजन अणु का अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमना, ये भी आवर्ती गति का उदाहरण है।
यदि हवा में प्रकाश की गति को c द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में v द्वारा, तो माध्यमों के अपवर्तनांक की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र के उपयोग से की जाती है? तो c बाई भी। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? c बाई भी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है? तो वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्वनिक तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारतम्य को निर्धारित करता है, तो वो हो जाएगा आवृत्ति। ध्वनिक तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारतम्य को निर्धारित करता है, आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो क्वार्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो क्वार्ट्ज अर्धचालक नहीं है। वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है, तो वो है परिकिरणन। वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है परिकिरणन। 89 नंबर देखिए आंसर। अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो वो सही सुमेलित है टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और नारंगी में क्या पाया जाता है? नारंगी में क्या पाया जाता है ये तो नहीं मुझे पता है। फिर देखिए नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए नारंगी में आई थिंक सिट्रिक एसिड भी पाया जाता होगा। संतरा, नींबू और नारंगी इस सब में सिट्रिक एसिड ही पाया जाना चाहिए। और खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है? तब वो है ऑप्शन ई। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है किस किस चीज़ में? तो कपड़ा उद्योग में सूती और सन कपड़ों के विरंजन में, कागज कारखानों में लकड़ी की लुगदी के विरंजन में, और लॉन्ड्री में कपड़ों के ब्लीचिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी के लुगदी में सफ़ेद करने में, और क्या रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक एजेंटों के रूप में, और पेयजल में कीटाणु को मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ई हो जाएगा। चिली सोडा एक अयस्क है। चिली सोडा एक अयस्क है, किसका है? तो सोडियम का है। चिली सोडा एक अयस्क है सोरा का। सोडियम सोरा, ट्रोना, बोरेक्स और कॉमन सॉल्ट का अयस्क है। और चिली सोडा को सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है। ये होता है चिली सोडा एक वायु में पिघलने वाला होता है। क्रिस्टलीय सोडियम लवण है जो मुख्य रूप से उत्तरी चिली में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम चिली सोडा है। उत्तरी चिली जो चिली देश है ना, उसके उत्तरी हिस्सा में चिली सोडा पाया जाता है, जिसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। वायु में पिघलने वाला होता है। सोडियम किसके किसके अयस्क हैं, मतलब सोडियम किससे कौन से अयस्क से निकाला जाता है? तो चिली सोडा हो गया, ट्रोना हो गया, बोरेक्स हो गया और कॉमन सॉल्ट हो गया। 92 नंबर। पदार्थ की एंटी पायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है शरीर के तापमान को कम करने के लिए। पदार्थ के एंटी पायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है शरीर के तापमान को कम करने के लिए। बहुलकों और उनके उपयोगों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है। जैसे टेफ्लॉन से नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। बेकेलाइट से विद्युत रोधन में काम में यूज लिया जाता है। और पॉलिस्टर को फाइबर रोप में यूज किया जाता है। और मेलामाइन को क्रॉकरी में यूज किया जाता है। टेफ्लॉन से नॉन स्टिक बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। बेकेलाइट से विद्युत रोधन में इस्तेमाल किया जाता है। और पॉलिएस्टर से फाइबर रोप में इस्तेमाल किया जाता है। और मेलामाइन से क्रॉकरी में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवाश्म की आयु
निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय होती है? तो ये होता है कार्बन 14। जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय होती है? कार्बन 14। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उप धातु है? तो वो कौन है? तो वो हो जाएगा एंटीमनी, ये उप धातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों ही आपको उपधातु मिलेंगे, लेकिन इस ऑप्शन में सिर्फ एंटीमनी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए एंटीमनी हो जाएगा। निषेचन के बाद मानव भ्रूण से हृदय को धड़कना कब शुरू होती है? तो वो होता है चौथे से पाँचवें सप्ताह के दौरान। निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है? चौथे से पाँचवें सप्ताह के दौरान। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो वो है शैवाल। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? शैवाल। निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो मलेरिया वायरस है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के कारण कालाजार और कवक के कारण दाद होता है। जीवाणु के कारण क्षय रोग, प्रोटोजोआ के कारण कालाजार, कवक के कारण दाद और वायरस के कारण मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया नहीं होता है, 98 नंबर का आंसर हो जाएगा। देखिए, मलेरिया जो होता है परजीवी के कारण होता है। अब वो कौन सा परजीवी? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। यानी अर्थात कह सकते हैं कि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब देखते हैं 99 नंबर। थैलेसेमिया एक बीमारी है जो होती है, थैलेसेमिया एक बीमारी है जो होती है वंशानुगत दोष के कारण। वंशानुगत दोष के कारण थैलेसेमिया एक बीमारी है जो होती है वंशानुगत दोष के कारण। जब एटीपी में जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने किलोजूल मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो होती है 30.5 किलोजूल पर मोल। 30.5 किलोजूल पर मोल। जब एटीपी में जल का उपयोग करते हुए टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल। संग्रहित पादप नमूनों जिन्हें एक शीट पर सुखाया, दबाया और संरक्षित किया जाता है के भंडार के लिए कौन से पद उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हर्बेरियम। संग्रहित पादप नमूनों जिन्हें एक शीट पर सुखाया, दबाया और संरक्षित किया जाता है के भंडार के लिए कौन सा पद उपयोग किया जाता है? तो हर्बेरियम। जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आलू, जड़, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आलू का खाने का जो योग्य भाग कंद या रूपांतरित तना है। क्या है? कंद या तो रूपांतरित तना। बाकी प्याज के पुष्ट पत्ते खाए जाते हैं। प्याज के पुष्ट पत्ते खाए जाते हैं। केसर के फूल भी खाए जाते, केसर के फूल खाने योग्य भाग हैं और अदरक के प्रकंद खाने योग्य भाग हैं। तो देखिए नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होता है तो वो होता है 380 से 700 नैनोमीटर। दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य का प्रास होता है 380 से 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट 105 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ई कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इसे फैराडे का नियम के रूप में भी जाना जाता है। फैराडे का नियम। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने आविष्कार किया था। जड़त्व को गैलीलियो ने, उत्प्लावन को आर्किमिडीज ने। तो सारे के सारे सही हैं, गलत कथन कोई नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा।
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन के द्वारा, जड़त्व की खोज गैलीलियो गैलीली के द्वारा, उत्प्लावन के का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा। खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण। खतरनाक मोड़ों पर सूक्ष्म सुरक्षादर्शी के रूप में किस प्रकार का दर्पण के उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक लेप्रोस्कोपी आधारित होती है, तो वो आधारित होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पेट पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक लेप्रोस्कोपी आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति सबसे कम होती है? तो वो होती है अल्फा किरण की। निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति सबसे कम होती है? अल्फा किरण की। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलयन का छिड़काव किया गया था? तो वो किया गया था सोडियम हाइपोक्लोरेट क्लोराइड। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलयन का छिड़काव किया गया था? तो सोडियम हाइपोक्लोराइट। निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? तो एलूमेल। निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? तो एलूमेल। एलूमेल। देखिए, पीतल पीतल बना हुआ होता है कॉपर और प्लस जिंक के साथ। कांस बना होता है कॉपर प्लस टीन का। और गन मेटल बना होता है कॉपर, टीन और जिंक के साथ, जिंक। और एलूमेल बना होता है किसके साथ? तो मैग्नीज एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ। मैग्नीज एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ, तो इस इनमें देखिएगा कॉपर इसमें नहीं है, बाकी सब जगह कॉपर है। तो अब देखते हैं 111। पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हिस्टामाइन के रूप में। पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को जाना जाता है हिस्टामाइन के रूप में। एलिटेम का उदाहरण है कृत्रिम मधुरक का। एलिटेम का उदाहरण है कृत्रिम मधुरक का। नेक्स्ट, प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं, तो वो आते हैं किस लिए? तो वो आते हैं सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण। प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं, तो सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण। फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है साबुन के रूप में। फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है साबुन के रूप में। अर्बोरिकल्चर संदर्भित करता है, तो वो संदर्भित करता है वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन को। अर्बोरिकल्चर संदर्भित करता है वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन को। क्विनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है तो सिनकोना के वृक्ष से। क्विनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है सिनकोना के वृक्ष से। आधुनिक आनुवांशिक के जनक की उपाधि दी गई है, तो वो उपाधि दी गई है ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवांशिक के जनक की उपाधि दी गई है ग्रेगर जॉन मेंडल को। मानव के शरीर में जल होता है 60 से 70%। मानव के शरीर में जल होता है 60 से 70%। हाल ही में स्पेनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण हुआ था? तो यह हुआ था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। हाल ही में स्पेनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण हुआ था? तो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। हमारे थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व हैं, तो वो जिम्मेदार तत्व कौन है? तो आयोडीन। हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व हैं, तो आयोडीन। एक भू स्थिर उपग्रह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है?
तो वो स्थापित किया जाता है 35,786। ये एग्जैक्ट डेटा है, लेकिन आपको 36,000 भी आप लमसम में याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। आप अक्सर पढ़ते होंगे कि 36,000 की ऊंचाई पर, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेटा पूछा जाए तो 35,786 किलोमीटर। देखते हैं एक 122 का क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ध्वनि की गति अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में होगी। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में। तापमान पर परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त ऊष्मा। तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त ऊष्मा। इसरो के प्रक्षेपण PSLV C43 ने सैटेलाइट H/IS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो H/IS के संबंध निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो वो हैं, यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है। इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C43 ने सैटेलाइट H/IS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। H/IS के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट सवाल 126 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना। नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना। कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है। तो बहुलक। कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है बहुलक। रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है? तो क्योंकि 30,000 वर्षों में C14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता। रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है? तो क्योंकि 30,000 वर्षों में C14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता। शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनता है? तो ये बनता है मेथिल अल्कोहल। शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनता है? तो मेथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वो है पिटवा लोहा। निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो वो रहता है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। एक पदार्थ येलो केक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है होता है, वो क्या होता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड। एक पदार्थ येलो केक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है होता है यूरेनियम ऑक्साइड। वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती है, तब वो होती है क्रोमैटोफोर। वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती है क्रोमैटोफोर। एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। यह किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो वो होता है यकृत। एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। यह किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है
प्लीहा को निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? प्लीहा को निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है? तो वो कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। 137 प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है? तब वो हो जाएगा राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है? राइबोसोम। श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो वो होता है एल्बो एल्वियोली। एल्वियोली श्वसन प्रणाली में के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो एल्वियोली। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो नासिका। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो नासिका। कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों के आकार को गोल बनाती है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव। कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों के आकार को गोल बनाती है? पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थों का उदाहरण है? तो वो उदाहरण है निकेल। निम्नलिखित में से कौन सी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? निकेल। कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक है जो एकदम सटीक है? भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली। कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक है जो एकदम सटीक है? भौगोलिक सूचना प्रणाली। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सहसंजक बल। सहसंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? सहसंजक बल। किसी व्यक्ति को पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का हाफ। किसी व्यक्ति को के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का 1/2। वाटर गैस के घटक क्या हैं? तो वाटर गैस के घटक CO+H2 हैं। वाटर गैस के घटक क्या हैं? तो CO+H2। 147 कह रहा है कि इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों के रूप में धारण करते हैं। ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अपरूप। इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं। ये कहलाते हैं अपरूप। वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? तो वो करते हैं अपवायु का सिद्धांत। वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? तो अपवायु के सिद्धांत। निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति को बढ़ते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? तो वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड। निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति को बढ़ते क्रम में कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर इसके बाद सबसे कम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, और उसके से ज़्यादा है HCl, उसके से ज़्यादा है HBr, और उससे ज़्यादा है HI। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि का उपयोग किया जाता है? तो Fe+MO माने आयरन प्लस मोलिब्डेनम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि का उपयोग किया जाता है? तो आयरन प्लस मोलिब्डेनम। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट संख्या 5 भी ख़त्म हो गया है। तो अभी यहाँ पे कुछ दिन रुकेगा, आप परफेक्शन IAS का आएंगे सेट्स। एक्चुअली मार्केट से मैंने दृष्टि का केवल 5 ही सेट लिया था। बहुत ही जल्द इसके 10 सेट और बचे हुए हैं, तो वो भी मैं करवा दूंगा।
और अब हिस्ट्री भी आप लोग को पता ही होगा कि युक्ति का मैंने ख़त्म करवा दिया है। अब इतने सारे जितने वीडियो पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप इसको बार बार रिवाइज करें, तभी कुछ होगा, क्योंकि इसके आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब नेक्स्ट मंथ में मैं आपको करंट अफेयर्स के ही ज़्यादातर वीडियो करवाऊँगा। अब बस परफेक्शन आईएएस और दृष्टि के बचे हुए सारे प्रैक्टिस सेट्स करवाऊँगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें हमारे वीडियो के नीचे। अगर कुछ कमियां हो, कुछ मोटिवेशन देना चाहते हो या फिर कुछ सलाह देना चाहते हो तो उसको कमेंट करें। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप लोग को छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।